हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हजलास आईएएस एकेडमी में। जैसा कि हम जानते हैं 25 मई को हमारा क्या हो गया था, यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ था। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे उस पेपर का डिटेल में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, जो है सब्जेक्ट जो हमारा है पॉलिटी। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट से टफ थे। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे, उनकी लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट थी। साथ ही साथ वो कितने क्वेश्चन थे, टोटल 13 क्वेश्चन देखने को मिले हमको पॉलिटी से। जनरली जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका पॉलिटी स्ट्रांग होता है, तो मोस्ट ऑफ बच्चे पॉलिटी क्वेश्चन सही करके आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे रहे, किस टाइप के क्वेश्चन थे। पिछले कुछ सालों में 15 से 17 क्वेश्चन देखे गए पॉलिटी से, इस बार थोड़े कम क्वेश्चन है, सिर्फ 13 क्वेश्चन देखे गए। चलिए एक एक क्वेश्चन एक एक करके हर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे किसके रिगार्डिंग है, ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग, ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग। ऑर्डिनेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में, आद्यादेश। क्या बोलते हैं, आद्यादेश। ठीक है, ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल लिखे हुए, हाँ लिखे हुए, आर्टिकल 123 जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सके, और आर्टिकल 213 जो हमारे गवर्नर को ये पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सके। बेटा ऑर्डिनेंस में कह रहा हूं, ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक तरह का एक्ट ही होता है पर जो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए हो। एक तरह का एक्ट जो कैसे हो, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए हो, या एक तरह का ऐसा लो जो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। टेम्परेरी टाइम पीरियड मतलब 6 महीने और 6 वीक, ये टोटल टाइम पीरियड रहता है ऑर्डिनेंस का। 6 मंथ एंड 6 वीक, ये ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, मान लो जो हमारी पार्लियामेंट है वो अभी सदन में नहीं है, सेशन में नहीं है, तो हमको कोई ऐसा इमरजेंसी में कोई लॉ लाना है या कोई एक्ट लाना है, तो हम वो लॉ एक्ट तो ला नहीं सकते क्योंकि पास होगा नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, आद्यादेश लेके आते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग इसने 3 स्टेटमेंट दे रखी है, हर एक स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड अ सेंट्रल एक्ट। जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया, एक तरह का एक्ट है, तो ऑर्डिनेंस के पास पावर होती है, वो किसी भी तरह के सेंट्रल एक्ट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो गई, राइट हो गई। दूसरा क्या कह रहा है कि एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट। हिंदी में बोले तो अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, मतलब खत्म कर सकता है। मैंने क्या बताया, ऑर्डिनेंस एक तरह का क्या होता है, लॉ होता है, एक्ट होता है। तो आपने अगर आर्टिकल 13 पढ़ा है जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 बेटा आपको क्या कहता है कि हमको कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाना है या कोई भी ऐसा एक्ट नहीं बनाना है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉलेट करे। तो ऑर्डिनेंस भी एक तरह का क्या है, एक्ट है, एक लॉ है, जो क्या है, टेम्परेरी प्रोविजंस के लिए। तो स्टेटमेंट 2 हमारी वैसे ही रॉन्ग हो गई, क्योंकि ऑर्डिनेंस बोलो या लॉ बोलो, वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, तो स्टेटमेंट 2 हमारी रॉन्ग हो गई। जैसे ही 2 रॉन्ग हुई तो आप देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर ए होगा या सी होगा। दूसरा कह रहा है कि एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट। बिल्कुल सही बात है, आद्यादेश किसी भी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। ठीक है, जिसे जो हमारे एक्ट्स होते हैं, एक्ट्स भी क्या हो सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, मतलब प्रीवियस डेट्स के अकॉर्डिंग भी लागू। जैसे आज 25 मई को पेपर हुआ, पर मैं चाहता हूं कि मैं एक आद्यादेश पारित करता हूं जो 25 मई 2024 से लागू हो, तो माना जा सकता है। एग्जाम्पल वोडाफोन का केस, जिसके अंदर क्या था, हमने एक एक्ट पारित किया गया जो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहली डेट से क्या हो, लागू किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 3। दूसरा हमारा बेटा क्वेश्चन है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के रिगार्डिंग है। क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन से प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है, मतलब ऐसी कौन सी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और 3 बॉडीज उसके उसने नाम दे रखे हैं। कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब यह है कि उसके नाम के आगे क्या लिखा हो, आर्टिकल लिखा हो, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। चलो तीनों बॉडीज देखते हैं। जो द इंटर स्टेट काउंसिल है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हाँ मेंशन है, अंडर आर्टिकल 263, अंडर आर्टिकल 263, तो ये हो गया राइट। दूसरा क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं, ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। दूसरा जोनल काउंसिल, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं। जब आपको याद आ रहा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जब हमने जो हमारे राज्य है उनको लैंग्वेज के आधार पर बांटा था, तब हमने क्या बनाई थी, जोनल काउंसिल बनाई थी, ताकि जो दो राज्य हैं उनके बीच में टसल ना हो,
उनके बीच में जो ग्रीवांसेस है, जो मतभेद है, वो सॉल्व किया जा सके। प्रेजेंटली कितनी 5 जोनल काउंसिल्स की हम बात करते हैं, तो जो जोनल काउंसिल्स है वो क्या है, स्टैट्यूटरीज बॉडीज है। क्या है, स्टैट्यूटरीज बॉडीज है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, जो गवर्नर के रिगार्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, आज से पहले जितने क्वेश्चंस आए हैं उसमें जो ये वर्ड आता है एक्सप्लिसिटली मेंशन, ये जनरली गलत हुआ है। आप 2024 तक के पेपर देख लीजिएगा, जहां जहां ये वर्ड मिला है एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 98% में गलत होता है। बट इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फीयर्स द गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट हिज ओन डिस्क्रिशनरी, या डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर रहा है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से जब भी ये शब्द लिखा होता है, स्पष्ट रूप से 98% केसेस में गलत हुआ है। बट इस क्वेश्चन में ये क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि अंडर आर्टिकल 163 गवर्नर के पास क्या होती है, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, जो एक्सेप्टेडली किसमें मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। स्पष्ट रूप से कहां मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी राइट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन हिज एंड हर ओन रिजर्व अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेटर। यहां क्या वर्ड लिखा हुआ है, रिजर्व। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। ठीक है, विदाउट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर। ये क्या बोल रहा है बेटा, ये बात कर रहा है आपके आर्टिकल 200 की। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि गवर्नर किसी भी बिल को जो विधानसभा से पास हो चुका है उसको रोक सकता है, किसकी अनुमति के लिए, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। बट गवर्नर पहले उसको रोकना चाहिए। राष्ट्रपति डायरेक्टली उस बिल को अपने अंदर नहीं लेके आ सकता, सुमोटो नहीं कर सकता कि यार ये बिल विधानसभा ने पारित किया है, इसको मैं रोक देता हूं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रहा है। तो डायरेक्ट सुमोटो पावर नहीं है, खुद से नहीं ले सकता। बट क्या कर सकता है, गवर्नर उसको फॉरवर्ड करता है। तो यहां लिखा हो ना, विदाउट इट्स बीइंग फॉरवर्डेड बाय गवर्नर, ये गलत है। विदाउट के जगह क्या होना चाहिए था, विथ। क्या होना चाहिए था, विथ। कि जो गवर्नर है वो फॉरवर्ड करता है राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। तो राष्ट्रपति अपनी डिस्क्रिशनरी मतलब अपनी मर्जी से सुमोटोली वो किसी बिल को होल्ड नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ओनली 1। हर साल एक क्वेश्चन हमको फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी से देखने को मिलता है, और इस बार वाला क्वेश्चन तो मैं कहूंगा काफी इजी था। जो भी बच्चे थोड़ा एवरेज बच्चा भी है उसने भी इस क्वेश्चन को सही किया होगा। क्वेश्चन क्या है, कुछ प्रोविजन दिए हैं और वो किसके अंतर्गत आते हैं वो दिया हुआ है। जैसे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आपको पता है आर्टिकल 50 संविधान का, आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सेपरेशन होना चाहिए किसके बीच में, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। और आर्टिकल 50 किसका पार्ट है आपके, डीपीएसपी का, डीपीएसपी। तो स्टेटमेंट 1 हो गई राइट। दूसरा क्या कह रहा है कि जो आपको हेरिटेज है उसको क्या करनी है, सम्मान करना है और उसको प्रिजर्व करना है। हेरिटेज मतलब ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, जो भी हमारी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है उनको हमको प्रोटेक्ट भी करना है, साथ ही साथ क्या करना है उनको उनकी वैल्यू भी करनी है। ये सब कहां लिखा हुआ बेटा, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। कब ऐड हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 साल से कम के बच्चों को कहां प्रैक्टिस में आप काम नहीं करवा सकते, 14 साल से कम। ये कहां लिखा हुआ है बेटा, फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, आर्टिकल 24। जब हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो हम दो आर्टिकल्स की बात करते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। यहां आर्टिकल किसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 24 की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 3। सारी स्टेटमेंट क्या है, राइट है, फंडामेंटल और राइट और डीपीएसपी। हर बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस साल भी देखने को मिला, काफी इजी क्वेश्चन था। दो 2024 में भी उसने 5th शेड्यूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, 2026 में 2025 के अंदर भी उसने 5th शेड्यूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन, लगातार 2 साल से उसने 5th शेड्यूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। मतलब यूपीएससी थीम्स रिपीट करता है। चलो क्या देख रहा है उसने, 5th शेड्यूल के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स दी है। इस साल का पेपर लेंथी बहुत था, लेंथी इन द सेंस कि उस जो स्टेटमेंट्स थी काफी बड़ी बड़ी थी। ठीक है, साथ ही साथ जो स्टेटमेंट की लैंग्वेज है वो भी थोड़ी डिफिकल्ट है। देखिए पढ़ते हैं क्या है, स्टेट गवर्नमेंट loses its executive power in such areas, कौन से एरियाज, 5th शेड्यूल्स के एरियाज,
एरियाज एंड लोकल बॉडी अज्यूम, जो वहां की लोकल बॉडी है जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया को गवर्न करे, एडमिनिस्ट्रेट करती है, वो वहां पे टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कर देती है। आप सोचिए ऐसा होगा कि फिफ्थ शेड्यूल के एरिया है वहां पे स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ही ना हो, नहीं, वहां पे जो कलेक्टर होता है या जो वहां का जो हेड होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उनका तो कंट्रोल रहता ही है, फुल्ली ऑटोनॉमी तो होती नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत, क्योंकि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी होगा। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे जो वर्ड आ रहा है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये गलत है कि पूरा टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन के हाथ में चला गया किसी भी कंडीशन में, तो उसको फिफ्थ शेड्यूल बनाया है क्यों मैंने? फिफ्थ शेड्यूल तो वो एरियाज है जिनको क्या दी है मैंने? ऑटोनॉमी दी है। उसमें मैं बात करूं सिक्स शेड्यूल, वो तो काफी ज्यादा ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर एरियाज। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल एरियाज ऑटोनोमस होते हैं, उसमें भी सिक्स शेड्यूल वाले जो एरियाज है वो ज्यादा ऑटोनोमस है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तो यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एज रिकमेंडेड बाय द गवर्नर। गलत बात, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलता है आपको, पूर्णतः वहां पे अधिकार नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 58 क्वेश्चन जो हमारा है। 58 क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या दे रखी है? ये 58 जो क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग दे रखा है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाए। उसमें भी वो दो केस बात करता है। एक केस में बोलता है कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ, अगर आपके पास स्पेशल मेजोरिटी है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। दूसरा केस क्या कहता है कि स्पेशल मेजोरिटी तो होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको 50% स्टेट्स है, मतलब आधे स्टेट, हाफ स्टेट्स, भारत के आधे स्टेट्स की भी क्या चाहिए होगी? परमिशन चाहिए होगी। तो ये दोनों अलग क्यों है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, बट अगर कुछ ऐसे मैटर हो जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग हो, ठीक है, अगर वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रहे हो तो आपको 50% स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, साथ ही साथ आपको हाफ ऑफ द स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसी 7 से 8 कंडीशंस है, जिसमें से 2-3 कंडीशन की ये यहां पे बात कर रहा है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगर बात कर रहे हैं वो किसकी? यूनियन लिस्ट की। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट का पार्ट है उसमें मेरे को चेंज करना है या सब्जेक्ट को घटाना है या बढ़ाना है, वो किसका क्या हो रहा है? फेडरल स्ट्रक्चर में हैम्पर हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ स्टेट के दायरे में जा रहे हो या अपना दायरा कम कर रहे हो, फेडरल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको 50% स्टेट से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा कि आप एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट्स की बढ़ा दोगे, मतलब किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति को बढ़ाना। 3 तरह की पावर्स होती है एक स्टेट के बाद, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर। तो आप उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स बढ़ा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? फेडरलिज्म का हत्या कर रहे हो, फेडरलिज्म का हनन कर रहे हो। तो ये भी फेडरलिज्म से रिलेटेड चीज हो रही है, तो आपको यहाँ पे 50% राज्य से क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ गवर्नेंस ऑफिस, ऐसा कुछ वहां लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और गवर्नेंस में तो मैं कहता ही क्या हूं कि ये क्या है? एजेंट है किसका? सेंट्रल का। तो फेडरलिज्म की तो गवर्नर का ऑफिस बात करता ही नहीं है। गवर्नर का ऑफिस कभी फेडरलिज्म की बात करता है क्या? नहीं। वो तो क्या बताता है कि जो यूनिटी सिस्टम है इंडिया का वो काफी स्ट्रांग हो। गवर्नर क्या कहा जाता है कि एजेंट ऑफ सेंट्रल, यही तो कहा जाता है गवर्नर को। तो थर्ड स्टेटमेंट जो हो गई हमारी रॉन्ग हो गई। तो देखो थर्ड कहां पे? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट ए जो हो गई, ऑप्शन ए जो हो गया वो उसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो प्रिविलेजेस की रिगार्डिंग है, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस की रिगार्डिंग है, गवर्नर के प्रिविलेजेस की रिगार्डिंग है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या है। देखो, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज पावर एंड ड्यूटीज। जो गवर्नर होता है बेटा वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और एक राज्य के अंदर सबसे हायर पोस्ट पे आदमी है। तो वो जो कुछ ऐसे एक्शंस या कुछ ऐसी ड्यूटीज करता है जिसके बदले वो किसी भी कोर्ट के अंदर क्या हो? आंसरेबल नहीं होता। ये गवर्नर के क्या होते हैं? प्रिविलेजेस होते हैं। स्टेटमेंट 1 है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नर के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जब वो अपने ऑफिस में हो। अब सोचो, इतनी बड़ी संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू है, एक राज्य का सबसे पहला नागरिक है,
जैसे कंट्री का पहला नागरिक कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। तो राज्य का सबसे बड़ा नागरिक, प्रथम नागरिक कौन होता है? गवर्नर। तो तुम गवर्नर को क्या जेल ले जाओगे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करोगे, हथकड़ी बांधोगे? नहीं ना। तो जब वो अपनी ड्यूटी पे है तब तुम उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले तुम उससे रिजाइन दिलवाओ, तो क्या हो गया, वो उस ऑफिस का पार्ट नहीं रहा, तब तुम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो? क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 राइट, स्टेटमेंट 2 राइट। तीसरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एमएलए की बात करते हैं। आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन कोर्ट रिस्पेक्ट टू एनीथिंग दे सेड विद इन द हाउस। आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर एमपी एमएलए कभी कभी बिलो द बेल्ट बोलते हैं, मतलब इतना गंदा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं। क्यों? कभी कभी तो आपने सुना होगा चप्पल उठा के भी एक दूसरे को मार देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो ऐसा उनकी इतनी ताकत कहां से आ रही है? ऐसी ताकत उनको इसलिए आ रही है क्योंकि वो सदन को क्या है? प्रिविलेज मिला हुआ है। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के नाम से सुना होगा, आर्टिकल 105 जो सदन को क्या देता है? प्रिविलेजेस देता है। सेम जो विधानसभा है उसके भी खुद के प्रिविलेजेस रहते हैं, एमपी के भी खुद के प्रिविलेजेस रहते हैं, एमएलए के खुद के प्रिविलेजेस रहते हैं। तो वो सदन के अंदर आके कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप उनको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए जब वो बाहर आते हैं तब उनकी भाषा अलग होती है, और जब संसद के अंदर होते हैं तब उनकी भाषा बहुत अभद्र हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको पता है कि यहां वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके ऊपर कोई भी जुडिशरी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये भी क्या हो गया? ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 1, 2 एंड 3 तीनों इसके स्टेटमेंट क्या हो गए? राइट हो गए। अगला क्वेश्चन है किसके रिगार्डिंग है? पार्डनिंग पावर। किसके रिगार्डिंग? क्षमा प्रावधान के रिगार्डिंग है। कितना? क्षमा प्रावधान के रिगार्डिंग है। 2 स्टेटमेंट दे रखी है और पढ़ते हैं क्या है वो स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। मैं आपको बताऊं 99% चीजों का 99% चीजें जो इंडिया में होती है उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक है, कुछ ही 1% ऐसी चीजें हैं जिनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है। और यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है लिमिटेड। अगर लिमिटेड वर्ड किसी क्वेश्चन में लिखा दिया गया तो मतलब उस क्वेश्चन का जो दायरा है वो बढ़ गया। लिमिटेड एक है ना कॉमन वर्ड है जिससे क्वेश्चन की जो एम्बिटेंस है वो बढ़ जाती है। तो क्या कह रहा है? एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, जो बिल्कुल सही बात है। उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है पर लिमिटेड फॉर्म में। अगर टोटल जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, फुल्ली जुडिशियल रिव्यू कहता हो तो गलत हो जाता है। लिमिटेड मतलब कुछ मात्रा में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट, टर्म क्या इंपॉर्टेंट है? विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, मैं गवर्नर को क्या कहता हूं? दादाजी। जो गवर्नर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं ये किसके एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं करते खुद की मर्जी से, मतलब इनकी जो खुद की मनमानी वाली पावर्स होती है, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, वो कम होती है। बाकी क्या करते हैं? सारा काम जो ये करते हैं किसकी एड एंड एडवाइस पे करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रॉन्ग। 98% जो चीज है जो प्रेसिडेंट करते हैं वो एड एंड एडवाइस की करते हैं। किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। सेम गवर्नर भी किसके? सीएम और सीएम के मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 ओनली। अगला क्वेश्चन हमारा स्पीकर के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है? स्पीकर के रिगार्डिंग है। क्या क्वेश्चन है? जो स्पीकर है हमारा कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा की बात कर रहा है। इसने लोकसभा ने लिख के क्या लिखा है? हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द स्टेट। ठीक है, शैल नॉट वेकेंट। जो स्पीकर का जो अगर डिसोल्यूशन हो रहा है लोकसभा का तो स्पीकर की जो पोजीशन है वो वेकेंट नहीं हो सकती अनटिल, जब तक फर्स्ट मीटिंग ऑफ ना हो हाउस ऑफ पीपल की। मतलब क्या रहा है कि मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो गई है पर जो स्पीकर की जो सीट है वो कभी भी खाली नहीं होती। क्यों? मैं सोचो, स्पीकर ऐसी पोस्ट होती है जो हमेशा प्रेजेंट रहता है, भले सारे मेंबर डिसॉल्व हो जाए, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे एमपीज वो डिसॉल्व हो जाए, पर स्पीकर जो होता है सदन में बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि जो दादाजी है हमारे प्रेसिडेंट है वो अकेले काम नहीं कर सकते, उनको कोई ना कोई चाहिए। सिर्फ याद करने का एक तरीका है। तो प्रेसिडेंट को कोई ना कोई चाहिए साथ में, तो उनके पास कौन रहता है? हमेशा स्पीकर। तो जो स्पीकर वाली पोस्ट है वो कभी भी जो होती है खाली नहीं होती, चाहे डिसॉल्व हो जाए चाहे रीइलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो स्पीकर हमेशा रहता है। जैसे ही दूसरी सरकार आती है और दूसरी सरकार की जब पहली मीटिंग होती है तब क्या बनाती है? वो नया स्पीकर बनाती है। तब तक वो पुराना स्पीकर पुरानी पार्टी का चलता रहता है। दूसरा पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन।
ठीक है, मैंने कहा 98% में वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो जब बोलते हैं मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत होता है। वो एक क्वेश्चन हमने देखा जिसके अंदर वो सही हो गया, जब डिस्क्रिशनरी पावर बात करता है गवर्नर की। द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जो लोकसभा के मेंबर हैं, ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर शैल बी रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। जैसे ही मैं स्पीकर बन गया तो मुझे अपनी पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी कौन है हमारे, ओम बिरला जी हैं, वो कहां से खड़े होते हैं, राजस्थान से खड़े होते हैं एज अ एमपी। तो क्या उसने जैसे ही वो स्पीकर बने वो बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया? नहीं, ये हमारे यहाँ पे नहीं होता। पर मैं बात करूं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ऐसी कंट्री है जहां पे ऐसा होता है कि अगर आप स्पीकर बन गए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन गए, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ना पड़ता है। तो हमारे केस में ऐसा नहीं होता। दूसरा गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। यहां आंसर होगा बी, यहां होगा आंसर सी। ठीक है, अब देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, मे बी, यहां पे क्या लिखा, मे बी, कैन बी, जनरली ये जो वर्ड्स होते हैं सही होते हैं। रिमूव फ्रॉम हिज एंड हर ऑफिस बाय द resolution of the house of the people passed by a majority all the then the member of the house। all the then मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी। हमने अलग अलग तरह की मेजोरिटी पढ़ी है, जैसे सिंपल, स्पेशल। तो जो ऑल ऑफ द देन वर्ड है, क्या किसकी बात करता है, इफेक्टिव मेजोरिटीज की बात करता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन शैल बी मूव अनलेस एटलीस्ट द 14 days नोटिस हैज बीन गिवन टू द इंटेरियर। मतलब अगर आपको स्पीकर को रिमूव करना है तो सबसे पहले आपको इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए रहेगी। दूसरी चीज आपको बच्चों ये चाहिए रहेगी कि आपको उस स्पीकर को 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ये जो पूरी लाइन दे रहा है ना, ये किसके बारे में बात करता है, ये रिमूवल ऑफ स्पीकर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, रिमूवल ऑफ स्पीकर। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो 2 है वो रॉन्ग है और 1 और 3 राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला जो क्वेश्चन है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग है। क्या है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइज एज टू द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, किसके, कौन से हाउस की बात करा, हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा की बात करा, बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कहां लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल्ड है। द प्रेसिडेंट डिसीजन इज अकॉर्डिंग विद द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी फाइनल। नहीं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसकी पावर जो है किसके हाथ में रहती है, 2 ऐसी बॉडीज है। कौन कौन सी, एक तो स्पीकर जो प्रिसाइडिंग स्पीकर होता है, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई, गलत, दल बदल कानून की बात कर रहा है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, देयर इज नो मेंशन इन द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बेयर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, किसी आर्टिकल में नहीं मिलेगा। बट जो 10th शेड्यूल आया है, 10th शेड्यूल आया जो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग कहता है, अमेंडमेंट से आया है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 शेड्यूल थे। 10वां शेड्यूल जो है किससे आया है, अमेंडमेंट से आया है। ठीक है, तो अमेंडमेंट से ये शेड्यूल आया है, इस शेड्यूल के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिखा हुआ है, इस अकॉर्डिंग स्टेटमेंट राइट हो जाता है। मतलब मैंने क्या कहा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के अंदर पॉलिटिकल पार्टी मेंशन नहीं है, बट एक अमेंडमेंट आया था जिसके अंदर हमने क्या ऐड किया, 10 शेड्यूल ऐड किया। जिस 10 शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के रिगार्डिंग बात करता है। उसके तहत वहां पे उन्होंने क्या मेंशन किया है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2 ओनली। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 89 क्वेश्चन। ठीक है, 89 क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग कहता है हमारा, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैज अ नो पावर। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है फॉर ग्रांट द कंसेशन इन रिस्पेक्ट टू एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज। अब देखो, ये उसने किसी स्टैंडर्ड किताब से उठाया, ठीक है, और इवन आपने देखा हो मिनरल्स एक्ट भी है हमारे में, मेजर एंड मिनरल माइनर्स एक्ट है 1957 का, तो उस एक्ट से उसने डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाई है। गड़बड़ी क्या करते हैं आप ये क्यों सोचते हो कि आप एक स्टूडेंट हो, ये क्यों नहीं सोचते आप एग्जामिनर हो। उसने कहा है माइनर मिनरल, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो माइनर मिनरल्स के रिगार्डिंग लॉस बना सकती है, ठीक है, बट मेजर के रिगार्डिंग नहीं होता। तो यहां पे मेजर मिनरल होता तो ये स्टेटमेंट हो जाती है राइट, पर यहां क्या लिखा है, माइनर मिनरल। माइनर मिनरल के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसेशन दे सकती है, लॉ बना सकती है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, जिससे हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। स्टेटमेंट 2 ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 तरह के मिनरल होते हैं, मेजर और माइनर।
मेजर माइनर को नोटिफाई करने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। पर जो माइनर मिनरल के रिगार्डिंग कंसेशंस है और सब चीजें हैं वो कौन देखता है? स्टेट। मेजर मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, माइनर मिनरल्स जनरली कम इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू मेजर मिनरल्स। तो मेजर मिनरल्स की जो सारी चीजें हैं, सब कुछ है, वो कौन देखता है? यूनियन देखता है, सेंटर देखता है। माइनर को कौन देखता है? स्टेट देखता है। तो माइनर के अंदर अगर ये बात कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो यहां पे नो पावर नहीं, उनके पास पावर है कि वो माइनर मिनरल्स के रिगार्डिंग लॉ बना सकते हैं या कंसेशन दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अब अगला क्वेश्चन हमारा पंचायत के रिगार्डिंग है कि पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। नहीं, ठीक है। अब ये से कह रहा है कि ना थ्री टायर गवर्नमेंट देखी होगी आपने, सुना होगा। पहले क्या होते हैं? पंचायत होती है, फिर हमारे ब्लॉक्स होते हैं या इंटरमीडिएट लेवल होता है, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ऐसा थ्री टायर गवर्नमेंट रहता है, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट गवर्नमेंट है क्या हर स्टेट में होती होगी? नहीं। इंटरमीडिएट लेवल क्या हर स्टेट में होता है? नहीं। जहां भी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पे आपको इस सेकंड लेवल की लेयर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फर्स्ट और थर्ड लेयर हो सकती है। तो इस सेकंड लेयर की जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं ना पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। वैसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑल वर्ड गलत है, तो ये रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? टू एलिजिबल द मेंबर ऑफ पंचायत। अगर आपको पंचायत का मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। अरे भाई सोचो, पंचायत का मेंबर बनने के लिए मेरे को 30 साल चाहिए रहती है क्या? नहीं, 21 साल। 21 साल चाहिए मेरे को पंचायत का मेंबर बनने के लिए। 25 साल किसके लिए? मुझे बनना है क्या? एमपी या एमएलए लोकसभा का या विधानसभा का, तो मुझे कितनी चाहिए? 25 साल। और अगर मुझे राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मुझे कितनी चाहिए? 30 साल। मुझे राष्ट्रपति बनना है या गवर्नर बनना है तो कितनी चाहिए? 35 साल। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, क्या? सीएम ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई कमीशन बनानी है तो सीएम क्यों बनाएगा? कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। एग्जामिनर की नजर से सोचो, वो क्या करता है? जो नाम होते हैं उनको बदल देता है। गवर्नर की जगह क्या लिख दिया उसने? सीएम लिख दिया। तो जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन होती है, जो अंडर आर्टिकल 243I होती है, ठीक है। आर्टिकल 243 किसकी बात करता है? 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग बात करता है। तो वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? हर 5 साल के अंदर गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये भी गलत हो गया। ट्विस्ट कहानी में यह है, इसने पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन जो हमारा किसके रिगार्डिंग है? गवर्नेंस से आया है, लोकपाल और लोकायुक्त से क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। लोकपाल लोकायुक्त 2013 जब हमारा क्या आया था? एंटी करप्शन एक्ट आया था, ठीक है। तो लोकपाल और लोकायुक्त दो ऐसी बॉडी है जो करप्शन को रोकने का काम करती है, ठीक है। तो 2013 में जो अन्ना हजारे ने मूवमेंट चलाया था, एंटी करप्शन मूवमेंट, उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं? 2 पोजीशन आई थी, एक लोकपाल और एक लोकायुक्त। लोकपाल सेंट्रल के लिए, लोकायुक्त राज्य के लिए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं 4। कौन सी करेक्ट है ये पूछ रहा है। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर इंडिया में काम करे चाहे अब्रॉड काम करे। जैसे कोई ओएनजीसी का प्रोजेक्ट है, कहां चल रहा है? तंजानिया में चल रहा है, यूके में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। तो ऑफिसर अगर वहां जाकर करप्शन करता है तो क्या लोकपाल उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी नहीं करेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चाहे आप इंडिया में काम करें चाहे इंडिया के बाहर काम करें, चाहे फॉरेन ऑफिसर बाहर जाके काम करे, तो भी वो किसके प्रीव्यू में आता है? किसके दायरे में आता है? लोकपाल के दायरे में आता है। तो ये तो वही गलत। दूसरा, द चेयरमैन और मेंबर shall not be member of the parliament or the member of legislature of any state of union territory, only the chief justice of India। अब देखो वही ओनली वाली स्टेटमेंट्स जो क्या होती है जनरली वो रॉन्ग्स होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हुआ, द चेयरमैन और द मेंबर shall not be a person less than a 45 years। अगर आपको चेयरमैन बनना है और मेंबर बनना है तो आपको एज कितनी चाहिए? 45 ईयर्स। तो स्टेटमेंट 3 हमारी क्या हो गई? राइट हो गए। फोर्थ क्या कहता है? तो लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गलत बात। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग ये क्या कर सकता है? करप्शन के चार्जेस ले सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। या कैन नॉट ना होके क्या होता? कैन होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए 3 ओनली। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी हमने पॉलिटी के 13 क्वेश्चन देखे जो हमारे यूपीएससी 2025 में पूछे गए। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग 9 से 10 क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ठीक है।
ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन बताना मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2026 के लिए आप कौन कौन सी थीम्स को प्रिपेयर करें। चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, जब हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक में पूछे हैं। थैंक यू।